कॉफी। क्या तुम अक्षय अवस्थी की बात कर रही हो? आदित्य ने सबसे ऊपर रखे डॉक्यूमेंट की ओर इशारा किया। हाँ, वही। माही ने केक का कौर लेते हुए फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने देखा कि उसने डेब्यू के पहले ही साल बेस्ट न्यूकमर अवार्ड जीता और 2 साल बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सम्मान भी। फिर भी स्वराजली ने उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया? उल्टा उसके करियर को दबा दिया। मैंने कबीर खुराना से भी पूछा। उसने कहा कि जाओ डुओ में कोई बुराई नहीं है। इंडस्ट्री के कई लोग उसकी तारीफ करते हैं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, उसने अनजाने में नताशा को नाराज कर दिया था। फिर वही नताशा। माही को समझ नहीं आ रहा था क्यों हर जगह वही आ जाती है। वो चुप रही और केक को ऐसे काटा जैसे वो नताशा ही हो। आदित्य ने बहन के चेहरे का भाव देखा तो उसे थोड़ा प्यारा भी लगा। असल में मेरी राय में अक्षय ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसने नताशा को टारगेट नहीं किया था। इसके बाद उसने पूरा किस्सा बताया। उस समय अक्षय अवस्थी ने एक आइडल ड्रामा किया था। नताशा को उस ड्रामे का हीरो बहुत पसंद आया। उसने करण ओबरॉय से जिद की और एक शो में बतौर गेस्ट हिस्सा लेने का मौका पा लिया। करण तो पहले से ही बहन को बहुत मानता था। उसने तुरंत हाँ कर दी। मगर शो में जब गेम सेगमेंट आया तो नताशा को उम्मीद थी कि अक्षय उसे ही पार्टनर चुनेगा, लेकिन उसने किसी और लड़की को चुन लिया। माही हैरान रह गई। क्या करण ने पहले से अक्षय को बताकर नहीं रखा था कि उसे नताशा को चुनना है? आदित्य ने सिर हिलाया। ये मैं नहीं जानता। बस इतना पता है कि नताशा बहुत रोई थी उस दिन। सब घरवाले उसे दिलासा देते रहे। उस वक्त आदित्य बिजनेस ट्रिप से लौटा था और परिवार के साथ खाना खाना चाहता था, मगर घर का माहौल इतना भारी था कि उसे होटल जाकर खाना पड़ा। माही ने गहरी सांस ली। लगता है मुझे खुद अक्षय से मिलना होगा। उसने एक और फाइल निकाली। ये इंसान भी मुझे अच्छा लग रहा है। उस फाइल में जिस कलाकार की तस्वीर थी, उसका चेहरा बेहद आकर्षक था। आदित्य ने उसे पहले देखा था। उसकी सेक्रेटरी, जो खूबसूरती की दीवानी थी, कुछ समय तक इसी कलाकार की फैन रही थी। माही ने समझा कि आदित्य उसे नहीं पहचानता, तो समझाते हुए बोली, ये शख्स एक फोटोशूट से मशहूर हुआ था। फिर स्वराजली के टैलेंट स्काउट्स ने इसे साइन किया। बाद में मैनेजर ने इसे एक आइडल ड्रामा में काम दिलवाया। उसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गया, लेकिन धीरे धीरे गायब सा हो गया। मनोरंजन जगत निर्दयी होता है। अगर नए कलाकार लगातार प्रोजेक्ट न करें तो लोग उन्हें जल्द ही भूल जाते हैं। माही ने कहा, इसके एक्टिंग स्किल्स अभी उतने पॉलिश्ड नहीं हैं, मगर अपने बैच के बाकी नए कलाकारों से काफी बेहतर है। इसमें काफी क्षमता है। उसने फोन निकालकर आदित्य को उस ड्रामे का एक एपिसोड दिखाया। आदित्य ने चुपचाप देखा और फिर बोला, असल में करण एक नए कलाकार को प्रमोट करना चाहता था जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत थी, और उस नए कलाकार का रूट और स्टाइल इस लड़के से टकरा गया। नतीजा ये हुआ कि इसके आधे संसाधन काट दिए गए। पिछले कुछ सालों से ये अकेला जूझ रहा है। कुछ वेब ड्रामों में काम किया, मगर रोल छोटे थे। फिर भी इसने हार नहीं मानी। ये लगातार यूनिवर्सिटी में एक्टिंग की पढ़ाई कर रहा है। अगर इसे मौका मिले तो ये सच में ऊंचाइयां छू सकता है। भैया की भी राय मेरी जैसी ही है। अगर अक्षय अवस्थी तैयार हो तो मैं उसे और एक दो और कलाकारों को हमारे स्टूडियो के स्तंभ बनाना चाहती हूं। मैं उन्हें इस समय जितने बेहतरीन संसाधन दे सकती हूं, दूंगी। माही की आंखों में चमक थी, जैसे वो पहले से ही स्टूडियो का सुनहरा भविष्य देख पा रही हो। आदित्य ने मुस्कुराकर उसकी सिर पर हाथ फेरा। हमने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से 2 अच्छे कलाकार चुन लिए। क्या तुम मनोरंजन जगत के बाकी हिस्सों पर भी ध्यान नहीं दोगी? माही ने तुरंत दूसरी फाइलों की ओर इशारा किया। हां, मुझे एक सिंगर बहुत पसंद आया है। उसने अपने ओरिजिनल गाने से रियलिटी शो का फाइनल जीत लिया था। इसके बाद स्वराजली ने उसे साइन कर लिया, लेकिन करण ओबरॉय से किसी बात पर उसकी बहस हो गई। नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने उसे दबा दिया।
अब वो अपने संगीत के सपने को जिंदा रखने के लिए बार में गाना गाता है। आदित्य के मन में गुस्सा आ गया। मेरा ये दूसरा भाई सच में मूर्ख है। इतने काबिल और टैलेंटेड लोग सामने होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। शायद नताशा के साथ ज्यादा समय बिताने से उसी की बेवकूफी उस पर चढ़ गई है। फिर थोड़ा संभल कर बोला, ये नौजवान वाकई अच्छा है। इसकी गायकी और आवाज युवराज से भी बेहतर है। माही हंस पड़ी। उसकी आंखें चांद के टुकड़े जैसी मुस्कान में बदल गई। उसने एक और फाइल निकाली। देखो, ये सुंदर दीदी भी बुरी नहीं है। आदित्य ने तस्वीर देखी। सचमुच वो औरत बहुत खूबसूरत थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में उसकी उम्र लिखी थी 28 साल। वो सोच में पड़ा। उसने पहले टीवी सीरियलों में कॉलेज गर्ल और मासूम किरदार किए, मगर अब उम्र बढ़ रही है। ऐसे रोल नेटिज़न्स को शायद पसंद ना आए। उसने और भी जोड़ा। इंटरनेट पर उसके बारे में ये भी कहा गया कि उसने एक मशहूर एक्टर की लव लाइफ में दखल दिया था और इसी वजह से लोग उसे बायकॉट करने लगे। बाद में कंपनी ने भी उसे साइडलाइन कर दिया। माही ने गंभीरता से कहा, असलियत वो नहीं है। दरअसल वो उस एक्टर की असली गर्लफ्रेंड थी। उसने उसके लिए बहुत कुछ त्यागा, लेकिन अंत में उसी ने और असली तीसरी औरत ने मिलकर उसका करियर बर्बाद कर दिया। आदित्य ने थोड़ी सहानुभूति जरूर जताई, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन की तरह सोचा, ठीक है, उसकी कहानी दुखद है, लेकिन हमारी कंपनी को उससे क्या मिलेगा? माही ने तुरंत जवाब दिया, उसकी एक्टिंग स्किल्स कमाल की है। जब उसने डेब्यू किया था तो अपनी एक्टिंग से बाकी हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया था। उसका चेहरा बहुमुखी है। वो गरिमामयी और प्रभावशाली किरदार भी निभा सकती है और डरावनी खलनायिका भी। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे मैं उस तीसरी औरत को जानती हूं जिसके लिए उस एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ी। उसे खुद करण ओबरॉय ने प्रमोट किया था। असलियत में वो नई हीरोइन बेहद घमंडी और मतलबी थी। बाहर से संस्कारी और विनम्र दिखती, लेकिन असल में असिस्टेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करती और अपने फैंस को नीचा दिखाती। यहां तक कि जब माही नई नई स्वराजली में शामिल हुई थी, तब उस हीरोइन ने करण की शय पाकर माही को कंपनी की मीटिंग में कॉफी लाने तक का आदेश दिया। लेकिन माही चुप नहीं बैठी। उसने साफ मना कर दिया। आदित्य ने सुना तो माथा पकड़ लिया। मुझे लगता था कि मेरा भाई सिर्फ टैलेंट पहचान नहीं पाता, लेकिन अब लग रहा है उसका दिमाग सचमुच कुत्ते ने खा लिया है। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी स्टूडियो के लिए नए उम्मीदवार तय कर लिए। आदित्य के जाने के बाद माही का फोन बजा। उसने देखा, मैसेज रुद्राक्ष का था। माही, क्या तुम्हारे पास बात करने का समय है? एलिस स्टार्स, सुना है करण तुम्हें इंडस्ट्री से बैन करना चाहता है। उसने स्वराजली एंटरटेनमेंट का पूरा दबदबा इस्तेमाल करके सभी एंटरटेनमेंट कंपनियों और स्टूडियोज को मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट न करें। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही तुम्हें आशियाना एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट राकेश अलावत को रिकमेंड कर दिया है। वो भी तुम्हें साइन करने के लिए तैयार है। बस सवाल यह है, क्या तुम आशियाना एंटरटेनमेंट में आना चाहोगी? ये 2 मैसेज पढ़ने के बाद तीसरा मैसेज भी आ गया। रुद्राक्ष ने एक डॉक्यूमेंट भेजा था। माही ने जैसे ही उसे खोला तो पाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी एलिस स्टार्स जैसी शर्तों वाला। माही का दिल गर्मजोशी से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष उसकी इतनी चिंता करेगा और उसके लिए खुद सीईओ वांग से बात करेगा। हालांकि आशियाना एंटरटेनमेंट ओबरॉय फैमिली की ही सब्सिडियरी थी, लेकिन उसका असली मैनेजर और शेयर होल्डर वही सीईओ अलवत थे, जिनका जिक्र अभी रुद्राक्ष ने किया था। माही ने जवाब लिखा, धन्यवाद रुद्राक्ष, लेकिन मैं अब किसी कंपनी में साइन नहीं करूंगी। मैं अपना खुद का स्टूडियो खोल रही हूं। रुद्राक्ष ने तुरंत रिप्लाई किया, अपना स्टूडियो खोलना भी अच्छा है, तो क्यों ना मैं ही वहां शिफ्ट हो जाऊं और तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं। यह पढ़कर माही के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। ये तो हो सकता है, लेकिन डर है कि अगली बार जब सीईओ अलावत से मिलूंगी तो शायद वो मुझे देखकर तुम्हारे पीछे पड़ जाए। आखिरकार तुम उनकी कंपनी की सबसे बड़ी कमाई का जरिया हो। उधर आशियाना एंटरटेनमेंट के सीईओ ऑफिस में रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर बैठा था। सामने बैठे सीईओ अलावत ने उसकी बार बार मुस्कुराहट देखी तो मन ही मन सोचा, लगता है
ये लड़का अपनी प्रेमिका से चैट कर रहा है। ऐसी मुस्कान तो बस हनीमून पीरियड वाले लड़कों के चेहरे पर होती है। रुद्राक्ष ने अचानक फोन रख दिया और शांत संयमित स्वर में कहा, सीईओ अलावत, माही ने कहा है कि वो मुझे अपने स्टूडियो में लेने के लिए तैयार है। अलावत चौंक गया। कुछ पल तक तो समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। फिर मुश्किल से शब्द निकाले, अगर तुम चले गए तो आशियाना का साल का बोनस भी देना मुश्किल हो जाएगा। तुम हमारी कमाई का पिलर हो। तुम्हारे बिना आशियाना एंटरटेनमेंट का भविष्य अधूरा लगेगा। रुद्राक्ष के होठों पर हल्की मुस्कान आई। सीईओ अलावत, इतना मासूम मत बनिए। आशियाना में मुझसे भी बड़े स्टार्स हैं। मेरे बिना आपको कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा। उल्टा आपकी पीआर टीम का काम कम हो जाएगा। दरअसल आशियाना इंडस्ट्री की 4 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी डॉट स्वराजली, जितनी ही बड़ी। वहां पहले से ही कई बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस मौजूद थे। अलावत को उसकी बात सही भी लगी, मगर वो मानने को तैयार कहा था। आखिरकार अगर सब ठीक रहा तो भविष्य में उसे खुद रुद्राक्ष के अधीन काम करना पड़ सकता था। उसने कहा, डॉट, तुम्हारी वैल्यू इतनी आसानी से कम नहीं हो सकती। लेकिन ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस ध्यान रहे, आशियाना ने तुम्हारे लिए सारी राहें तैयार की थी। अब क्या तुम वाकई उस छोटे से नए स्टूडियो में जाना चाहते हो? रुद्राक्ष ने बिना झिझक के जवाब दिया, मैं पूरी तरह निश्चित हूं। अलावत ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे दादाजी को बताना होगा। अगर उन्होंने मना किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद अलावत ने फोन रखा और मुस्कुराते हुए बोला, डॉट, बुजुर्गों ने हाँ कर दी है। तुम्हें शुभकामनाएं, रुद्राक्ष। माही ने उस दिन सोचा भी नहीं था कि रुद्राक्ष मजाक नहीं कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह जब उसने अपने स्टूडियो का दरवाजा खोला डॉट, तो वहां रुद्राक्ष खड़ा था। इस वक्त वो अपने करियर की बुलंदी पर था। आशियाना उसके लिए बड़ा भविष्य तैयार कर चुका था, जबकि माही का नया स्टूडियो अभी खाली था। डॉट, न संसाधन, न बड़े मौके, न निवेश। सच कहें तो स्टूडियो के पास अभी कुछ भी नहीं था। भले ही रुद्राक्ष इंडस्ट्री का टॉप स्टार था, लेकिन अगर उसके पास कनेक्शन और रिसोर्सेज न रहें तो धीरे धीरे ऑडियंस उसे भी भूल सकती थी। माही ने सीधे कहा, मैं तुम्हें आशियाना जैसी बड़ी कंपनी वाले रिसोर्स नहीं दे सकती। इस समय अगर तुम मेरे स्टूडियो से जुड़ोगे तो अपनी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा समय गंवा दोगे। उसके शब्दों में रुद्राक्ष के अचानक लिए गए फैसले पर नाराजगी साफ झलक रही थी। माही के दत्तक पिता हमेशा कहते थे, रिश्ते तभी सच्चे रहते हैं जब उनमें ईमानदारी हो। अगर फायदे पहले रखोगी तो वो रिश्ता जल्दी ही खोखला और बेकार हो जाएगा। रुद्राक्ष को उसकी बात सुनकर हैरानी नहीं हुई, थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसके दिल में हल्की खुशी भी थी। वो नहीं चाहता था कि माही उससे इतनी दूरी बनाए, मगर ये देखकर उसे अच्छा लगा कि वो उसकी चिंता इतनी गंभीरता से कर रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं बस देखने आया था कि आज तुम्हें किसी मदद की जरूरत है या नहीं। हालांकि मैंने सीईओ अलावत को कह दिया था कि मैं आशियाना छोड़ दूंगा, लेकिन अब जब तुमने कहा है तो मैं वही लौट जाता हूं। जब तुम्हारा स्टूडियो सही से खड़ा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ काम करने आ जाऊंगा। माही उसके इस बर्ताव को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। वो आशियाना को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे अपनी ही कंपनी हो, चाहे जाए चाहे लौट आए। लेकिन उसने तुरंत अपने मन की ईर्ष्या दबा दी और मजाक में बोली, तुम कितने बदलू इंसान हो, संभल कर रहना, वरना अगली बार सीईओ अलावत तुम्हें पूरे शहर में दौड़ा दौड़ा कर पकड़ेंगे। उसकी मजाकिया बात सुनकर रुद्राक्ष की निराशा गायब हो गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सीईओ अलावत बूढ़े हैं, उनकी टांगे मेरी तरह तेज नहीं चलती, वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। उधर आशियाना एंटरटेनमेंट के सीईओ अलावत, जो सिर्फ 28 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे थे, उस समय अपने परिवार से फोन पर बातें करते हुए खुश थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि रुद्राक्ष उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ा रहा है। दोपहर को जब वो ऑफिस पहुंचे और देखा कि रुद्राक्ष सोफे पर बैठा है तो हैरान रह गए। मेरे लाडले रुद्राक्ष, तुम्हें तो माही के स्टूडियो में होना चाहिए था, यहां उदास मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? अगर लोगों ने देख लिया तो सब कहेंगे कि मैंने तुम्हें निचोड़ कर रख दिया है। रुद्राक्ष ने शांत स्वर में कहा, मैं वापस आया हूं और तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। अलावत सन्न रह गए। काम करेगा मेरे लिए? अरे भाई, ये आशियाना तुम्हारे ही घर का बिजनेस है। लेकिन फिर अचानक एक बात उनके दिमाग में आई। वो धीरे से पास आए और बोले, डॉट, कही तुम्हारा ये लंबा चेहरा माही ने तुम्हें मना कर दिया इसलिए तो नहीं है? रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ और ठंडी नजरों से देखा। अलावत को बात समझ नहीं आई। ये कैसे हो सकता है?
तुम तो उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, और वो तुम्हें मना कर दे, ये तो मेरी समझ से बाहर है। असल में माही जानती थी कि रुद्राक्ष के पीछे उसकी पूरी श्रीवास्तव फैमिली डॉट खड़ी थी। चाहे तो वो रुद्राक्ष के लिए बेहतर स्टूडियो बनाने के बहाने उनसे बहुत फायदे ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अलावत ने मन ही मन सोचा, पहले मैं गलत था। माही वाकई बड़ी सोच रखने वाली औरत है। इंटरनेट पर हाल की खबरें और आज की घटना को जोड़ते हुए अब वो माही को और भी ऊंचा मानने लगे। फिर जैसे ही उनके दिमाग में कोई बात आई, वो मुस्कुरा उठे। रुद्राक्ष, तुमने कहा था ना कि माही स्वराजली से लोग खींचना चाहती है, शायद मैं इसमें उसकी मदद कर सकता हूं। असल में सबको पता था कि अलावत और करण ओबरॉय की आपस में नहीं बनती थी। अब मौका मिला था करण को फंसाने का, तो अलावत क्यों पीछे रहता। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया, ठीक है, जब माही कहेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। और इतना कहकर वो चला गया। अगले दिन करण ओबरॉय की शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही वो कंपनी पहुंचा, उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि वो फिर से ट्रेंडिंग पर आ गया है, वो भी माही की वजह से। स्वराजली एंटरटेनमेंट के सीईओ करण ओबरॉय दूसरों की इच्छा का अनादर करते हुए हर वक्त उन्हें परेशान करते हैं। ये टॉपिक सीधे 11वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। करण ने गुस्से को काबू किया और उस ट्रेंड पर क्लिक किया। सामने माही का ट्वीट खुला। उसने टाइम देखा, कल रात 11:59 बजे। उस समय तो ज्यादातर लोग सो चुके होते हैं, इसलिए करण को पता ही नहीं चला था कि माही ने क्या खेल खेल दिया है। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। इंडस्ट्री का बेस्ट ट्रीटमेंट। ट्वीट की सामग्री देखकर करण ओबरॉय का मूड और बिगड़ गया। चूंकि हमारा रिश्ता अब टूट चुका है @करण ओबरॉय, कृपया अलग अलग बहानों से मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। जो कॉन्ट्रैक्ट आप इंडस्ट्री का बेस्ट ट्रीटमेंट बताते हैं, उसे उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिन्हें वास्तव में जरूरत है। मैं आपके स्वराजली एंटरटेनमेंट की नकली नियत का दूसरा अनुभव नहीं करना चाहती। ये ठीक है कि उसे मेरी अच्छाई की कदर नहीं, लेकिन वो मेरी सच्ची नियत को ऐसे कैसे पैरों तले रौंद सकती है। करण इतना गुस्से में था कि माही के ट्वीट ने उसका दिल दुखा दिया। असल में उसका इरादा उसे पहले मनाने का था, लेकिन जब उसने इतनी साफगोई से सब कुछ कह दिया, तो कई सालों के इंडस्ट्री अनुभव के बावजूद उसे बेहद शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ। सच्ची नियत? अचानक आई आवाज ने करण का दिल सिकोड़ दिया। उसने नजर उठाई तो देखा कि उसका बड़ा भाई आदित्य दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। करण ने एक कड़वी मुस्कान खींची। भाई, आज आपके पास यहां आने का भी वक्त है? रास्ते में था। नताशा ने तुम्हारे लिए पोषक खिचड़ी बनवाई है। आदित्य ने थर्मस अपने हाथ से करण के असिस्टेंट को थमाया और ऑफिस के गेस्ट सोफे पर बैठ गया। उसके उठने का कोई इरादा नहीं था। करण को अजीब लगा। भाई, आज कॉर्पोरेशन नहीं जा रहे? इतनी फुर्सत कैसे मिल गई? वो तो हमेशा इतने व्यस्त रहते थे कि नजर ही नहीं आते। फिर आज अचानक उसके पास टिक क्यों गए? आदित्य शांत चेहरा लिए बस अपनी लैपटॉप खोलकर काम में लग गया। करण ने उसे देखा और समझ गया कि भाई इरादे से आया है। उसने और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और अपने दिमाग में सोचने लगा कि माही द्वारा डाले गए इस झमेले से कैसे निकले। काफी देर सोचने के बाद भी करण को कोई हल न सूझा, सिवाय इसके कि स्वराजली की पब्लिक रिलेशंस टीम को कहकर इस ट्रेंडिंग टॉपिक को कंट्रोल करवाए। लेकिन वो माही को कैसे चुप करवाए? उसे रियलिटी शो में जाने से रोका तो उसने डायरेक्टर ललित की बहन की जान बचा ली, और ललित ने भी उसकी बात नहीं मानी। उसे इंडस्ट्री से बैन करना चाहा तो उसी शो से माही और पॉपुलर हो गई, जिससे उस पर कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। उसने झूठे रिव्यूज खरीदकर उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाई, लेकिन माही हर बार स्थिति पलट देती, यहां तक कि उनके प्लान को उन्हीं पर उलट देती। सोचते सोचते करण को पछतावा हुआ। काश उस वक्त जब माही ने स्वराजली ज्वाइन करने के लिए हामी भरी थी, उसने तुरंत उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया होता। अगर ऐसा किया होता तो आज माही पर कंट्रोल करना उसके लिए आसान होता। बस करो करण, तुम्हारा ये प्लान सफल नहीं होगा। आधिकारिक काम में डूबे आदित्य ने उसके चहलकदमी से तंग आकर कहा, भाई, आप हमेशा माही का ही पक्ष क्यों लेते हैं? वो आपकी सगी बहन है, लेकिन मैं भी तो आपका सगा भाई हूं। करण बुरी तरह उत्तेजित हो गया। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शांत स्वर में पूछा, तो तुम उसके साथ अभी कर क्या सकते हो? इस सवाल ने करण को चुप कर दिया। जैसे ही उसने मुट्ठियां भींचकर कुछ कहने की कोशिश की, दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ,
आदित्य के न हटने की वजह से करण ने गुस्से को दबाते हुए कहा। करण को लगा उसका असिस्टेंट होगा, लेकिन अंदर आया कोई और ही था। कबीर खुराना, जिसने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। कबीर ने दोनों को हल्का सा अभिवादन किया और करण की टेबल पर एक यूएसबी ड्राइव रख दी। कबीर के इशारे पर करण ने शंका भरे चेहरे के साथ उसमें मौजूद सामग्री देखना शुरू किया। 10 मिनट बाद, कबीर, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? करण ने लेदर स्विवल चेयर पर बैठते हुए ठंडा सा सवाल किया। उसकी आवाज में सत्ता का गुरूर झलक रहा था। कबीर ने मेज पर रखे पेन ड्राइव को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। सीईओ करण, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप भी तो नहीं चाहेंगे कि नताशा ओबरॉय का मामला जनता तक पहुंचे, है ना? करण की आंखों में खून उतर आया। अगर मैं अभी ये रिकॉर्डिंग नष्ट कर दूं तो क्या तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं हो जाएगा? कबीर के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। सीईओ करण, आप मजाक कर रहे हैं। जब मैंने आपसे मिलने की तैयारी कर ली है तो क्या आपको सचमुच लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि कोई बैकअप ही न रखूं? कबीर खुराना की चुप्पी पर करण ओबरॉय ने गहरी सांस लेते हुए जैसे हार मान ली। ठीक है, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कबीर ने सोफे पर बैठे आदित्य ओबरॉय की ओर नजर डाली। ये देखकर कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो सीधा बोला, मैं अपनी टीम के लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। बस इतनी सी बात। करण को उम्मीद नहीं थी कि उसकी शर्त इतनी आसान होगी। कबीर ने सिर हिलाया। हां, और मुझे तुम्हारे साइन किए हुए उनके रिजाइन लेटर चाहिए। साथ ही ये लिखित आश्वासन कि भविष्य में तुम उन पर दबाव नहीं डालोगे। ठीक है, मैं मान जाता हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हें सारी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी होंगी। करण की आदत थी, अपने फायदे का सौदा कभी हाथ से नहीं जाने देता। कबीर की नजरें सीधी उसकी आंखों में जमी रहीं। तुम्हारे भरोसे के लिए ये रिकॉर्डिंग तुम खुद नष्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद करण ने उसके सारे नियम मान लिए। जब कबीर आया था तो अकेला था, मगर जब वापस लौटा तो 7-8 लोग उसके पीछे चल रहे थे। स्वराजली बिल्डिंग से बाहर निकलते ही कबीर ने माही को फोन किया और एक कॉफी शॉप पर मिलने का समय तय कर लिया। माही ने जब सुना कि कबीर पूरी टीम के साथ आ रहा है तो उसने तुरंत टैक्सी ली और वहां पहुंच गई। कॉफी शॉप के प्राइवेट रूम में पहुंचकर उसने पहले से ही हर सदस्य की पसंद के ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए। ये जानकारी उसने पहले से इकट्ठा कर रखी थी। जैसे ही कबीर टीम के साथ पहुंचा, वेटर ट्रे लेकर अंदर आया। सबके सामने उनकी पसंद का ड्रिंक देखकर टीम के दिल पिघल गए। दिल में एक गर्माहट सी भर गई। सबके मन में अपने आने वाले बॉस माही के लिए और इज्जत बढ़ गई। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हम सब साथी हैं। मैं आप सबको थोड़ा और करीब से जानना चाहती हूं। अभी स्टूडियो का काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिन घर से ही काम करना होगा। अगर किसी को सैलरी या काम को लेकर कोई बात कहनी है तो अभी बोल सकते हैं। सभी चुपचाप सिर हिलाने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि माही का मकसद सबको एक दूसरे से जोड़ना है, वरना वर्क फ्रॉम होम में मिलना और बातें करना और भी मुश्किल हो जाता। सबसे पहले कबीर के साथ सबसे पुराने डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, सीईओ माही, आपने जो शर्तें दी थी वे बहुत अच्छी है। हम सबको कोई आपत्ति नहीं है। बाकियों ने भी सहमति जताई। माही ने मिठाई और स्नैक्स मंगवाए और थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें आराम से खाने पीने दिया और वहां से निकल गई। उसके पास अभी भी कई सेलिब्रिटीज के मामले निपटाने का बोझ था। इसी समय आदित्य भी कुछ नामी कलाकारों को लेकर उसी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। इस बार माही सबसे पहले नहीं पहुंची। जब वो अंदर दाखिल हुई तो देखा आदित्य पहले से ही कलाकारों से बात कर रहा था। ट्रैफिक जाम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। जैसे ही माही कमरे में दाखिल हुई, सबसे पहले उसने माफी मांगी। कलाकार तुरंत खड़े हो गए और बोले, कोई बात नहीं मैम। अक्षय अवस्थी ने मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़ी। आदित्य सर ने कहा था कि एक बेहद काबिल नया बॉस हमें बुला रहा है। हमने सोचा था ये बस शिष्टाचार की बात होगी, पर हमें क्या पता कि वो आप होंगी। माही ने उसकी ओर नजर डाली। असलियत में वो बिल्कुल तस्वीर जैसा ही दिखता था, किसी फिल्टर या मेकअप का असर नहीं। मिस्टर अवस्थी, आप मुझे जानते हैं? अक्षय ने सिर हिलाया। हाल ही में मैंने आपका शो देखा था। आपका वीणा बजाया था, उसकी वो धुन
अभी भी मेरी प्लेलिस्ट में है। असल में अक्षय सिर्फ उसके म्यूजिक से नहीं, बल्कि उस सीन से भी प्रभावित था जहां उसने भविष्यवाणी करके बच्चे की जान बचाई थी और फिर ह्यूमन ट्रैफिकर से भिड़ गई थी। पहले वो सिर्फ उसकी इज्जत करता था, मगर आज सामने देख उसकी शख्सियत से मोहित हो गया। मैं जानता हूं आप भरोसेमंद हैं। मैं आपकी टीम में काम करने के लिए तैयार हूं। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। अनिका सिंह। अक्षय अवस्थी की नजरों में गजब की दृढ़ता थी। माही कुछ पल के लिए चौंक गई। ये देखकर आदित्य ने बात संभाली। मिस्टर अवस्थी, फैसला लेने से पहले कॉन्ट्रैक्ट और उसमें लिखे फायदे समझ लेना जरूरी है, वरना बाद में अफसोस हो सकता है। सीईओ आदित्य सही कह रहे हैं। पहले हम सब स्टूडियो की ऑफर सुन लेते हैं। 28 साल की चमकदार एक्ट्रेस अनिका सिंह ने माहौल हल्का करते हुए कहा। माही ने सिर हिलाया और समझाना शुरू किया, स्टूडियो अभी नया है, इसलिए स्वराजली जैसी पुरानी कंपनी जितने बड़े संसाधन हमारे पास नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, ट्रीटमेंट और सुविधाओं में मैं सबको उनकी पहचान और स्तर के हिसाब से क्वालिटी रिसोर्सेज दूंगी। उसके मुंह से क्वालिटी रिसोर्सेज सुनते ही सभी कलाकारों की आंखें चमक उठीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माही इतनी उदार निकलेगी। स्वराजली के दबाव के बावजूद उसने इतना बड़ा वादा कर दिया था। अनिका का मन भी बहुत ललचाया, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि माही का ओबरॉय परिवार से रिश्ता बिगड़ चुका है, चाहे आदित्य उसके साथ हो। लेकिन माही के हालात आसान नहीं होंगे। अक्षय अवस्थी और बाकी 2 कलाकार निजी तौर पर भी माही की ईमानदारी की तारीफ करते थे। अब जब उन्होंने उसकी सच्चाई और साफ नीयत देखी तो उन्हें उसके लिए और भी सहानुभूति हुई। अक्षय बोला, मैम, आपका हालात अभी आसान नहीं है। मैं कम सैलरी और कम फायदे पर भी तैयार हूं। जब स्टूडियो आगे बढ़ेगा तब आप इसकी भरपाई कर सकती हैं। अक्षय की बात पर अनिका भी बोली, हां, मुझे भी ये मंजूर है। माही ने सख्ती से सिर हिलाया, नहीं, आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का नुकसान झेला है और अब मेरी वजह से स्वराजली छोड़ दी। अगर मैं आपको कम ट्रीटमेंट दूं तो ये मेरे अपने उसूलों के खिलाफ होगा। अब तक चुप बैठी सिंगर आंचल बोली, मिस माही, अक्षय का मतलब है कि आप आगे जाकर इसकी भरपाई कर सकती है। सही कह रही है आंचल। सबसे छोटे आइडल एक्टर अद्वैक ने तुरंत हामी भरी। मुझे भी अक्षय और अनिका की राय बिल्कुल ठीक लग रही है। माही, सब लोग मान गए हैं तो अब इसी तरह कर लो। आदित्य ने माही को रोकते हुए कहा, अगर तुम जिद करोगी तो लोगों को लगेगा कि बॉस बहुत हठी है। इतना कहकर उसने माही को आंख मारी कि उसे रिलैक्स होना चाहिए। कलाकारों ने भी आदित्य की बात सुनकर सहज मुस्कान दी। माही ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, जैसा सबने कहा, लेकिन मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वे अब काम के नहीं रहेंगे। मुझे वकील से नए कॉन्ट्रैक्ट बनवाने होंगे और फिर आपको मेल करने होंगे। इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। आदित्य ने तुरंत फोन उठाया और एक कॉल की। कुछ ही देर में उसका असिस्टेंट नोटबुक और पोर्टेबल प्रिंटर लेकर आ गया। वाह बड़े भैया, आपने तो मेरा कितना टाइम बचा दिया, माही ने हंसकर तारीफ की। आदित्य ने चेहरे पर ठंडी सी गंभीरता बनाए रखी, मगर उसके होठों पर उभरी हल्की मुस्कान उसकी खुशी छुपा नहीं सकी। सामने बैठे कलाकार भाई बहन की इस नोकझोंक जैसी बातचीत देखकर हंस पड़े। उन्हें लगा जैसे कोई अक्खड़ सा परफेक्ट कैट और प्यारी सी सीधी लड़की आपस में बात कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट तुरंत प्रिंट होकर तैयार हो गए। जब सबने उनका कंटेंट पढ़ा तो चौंक गए, क्योंकि बेसिक फायदों के अलावा माही ने हर एक कलाकार की ताकत को ध्यान में रखते हुए पर्सनल करियर प्लान तक लिख दिया था। असल में इन सबके माही के साथ आने की 2 बड़ी वजह थी। पहली, वो ओबरॉय परिवार की असली बेटी थी और चाहे परिवार से उसका रिश्ता बिगड़ गया हो, आदित्य अब भी उसके साथ खड़ा था। दूसरी, स्वराजली में सबका करियर ठप हो गया था। वहां आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। वे नई उम्मीद के साथ माही के पास आए थे। ओबरॉय हाउस लौटने के बाद नताशा घर से बाहर नहीं निकली। उसी दौरान रणवीर ओबरॉय ने भी ऑनलाइन चल रही नेगेटिव खबरों की वजह से अपना कुछ काम टाल दिया और घर पर ही आराम करने लगा। हालांकि दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन रणवीर का रवैया अब पहले जैसा न था। जब भी नताशा उसके करीब आने की कोशिश करती, वो जानबूझकर उससे बचने लगता। रणवीर का ये व्यवहार नताशा को गुस्सा दिलाता, लेकिन अपनी समझदार
और मासूम वाली छवि बनाए रखने के लिए वो चुप रह जाती। उसे याद आया कि कल उसके दूसरे भाई ने बताया था कि माही ने अब अपनी खुद की स्टूडियो खोल ली है। ये सुनकर नताशा ने युवराज को मैसेज भेजा कि क्या वो माही को बधाई देने के लिए कोई पोस्ट करना चाहता है। काफी देर इंतजार करने के बाद युवराज का रिप्लाई आया, अपने आप को शर्मिंदा मत करो। ये मैसेज देखते ही नताशा समझ गई कि युवराज नाराज है। माही की वजह से युवराज का मूड खराब देखकर उसे और जलन हुई। उसने तुरंत 2 और मैसेज भेजे, लेकिन इस बार युवराज ने जवाब ही नहीं दिया। युवराज ने नताशा के भेजे दोनों मैसेज देखे, लेकिन रिप्लाई नहीं किया। झुंझलाकर उसने फोन एक तरफ फेंक दिया और जमीन पर रखी अधूरी शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। उसका मन बेहद उलझा और उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे माही को मनाए, कैसे बीती बातें भूलकर वो दोनों फिर से करीब आ पाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, युवराज ने सोचा नौकरानी होगी, लेकिन दरवाजा खुला तो उसकी सौतेली मां मीनाक्षी मेहरा खड़ी थी। मीनाक्षी ने कमरे में बिखरी शराब की बोतलें देखी तो भौहें चढ़ गई। युवराज, ये क्या हाल बना रखा है? युवराज ने नजर तक नहीं उठाई। बोतल झुलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मूड खराब है। उसकी लापरवाही भरी आवाज सुनकर मीनाक्षी का चेहरा और सख्त हो गया। अक्सर युवराज उससे बहुत इज्जत से पेश आता था, बल्कि खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन आज का उसका रवैया अलग ही था। ये सब उस ऑनलाइन स्कैंडल की वजह से है या फिर उस लड़की माही की वजह से? मीनाक्षी की आवाज में साफ नाराजगी थी। युवराज ने सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ पूछा, आपको मुझसे क्या काम था? मीनाक्षी ने आंखें तरेरी। तुमने नताशा के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? बचपन से तुम्हें तहजीब सिखाई है मैंने। ये कौन सा बर्ताव है? शराब के नशे और चिढ़ के बीच युवराज अचानक भड़क उठा। उसने हाथ की बोतल जोर से जमीन पर दे मारी। मीनाक्षी चौंकी जरूर, मगर चेहरा ठंडा ही रहा। उसने डांटा तक नहीं। लाल आंखों से युवराज ने सवाल किया, क्या ये सब आपका ही प्लान था? मेरी इज्जत खराब कराने के लिए जाल आपने ही बिछाया था? मीनाक्षी ने गहरी सांस लेकर कहा, युवराज, मैं भले ही तुम्हारी सौतेली मां हूं, लेकिन बचपन से तुम्हें पाला है। लोग चाहे जो कहें, तुम्हें सबसे अच्छा पता है मैं तुम्हारे लिए कैसी हूं। ऐसी बातें बोलकर मेरी सच्चाई पर शक मत करो। युवराज ने उसकी जवानी से अडिग चेहरे को देखा और अचानक दिल भारी हो गया। मुझे पता है आप अच्छी हैं, लेकिन आपने नताशा के साथ वो जेड पेंडेंट वाली बात क्यों की? मैंने साफ कह दिया था कि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे सिर्फ माही से प्यार है। फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? यह पहली बार था जब युवराज ने किसी के सामने अपना धैर्य खोया। मीनाक्षी भी पहली बार अपने हमेशा आज्ञाकारी सौतेले बेटे के विद्रोह से हैरान और गुस्से में आ गई। नताशा बहुत भाग्यशाली लड़की है, तुम्हें उसी के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता। मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ माही से प्यार है। युवराज की आवाज कांप रही थी। मैंने हमेशा आपको मां माना है। क्या आप मुझे मजबूर करेंगी कि मैं उस इंसान से प्यार करूं जिसे मैं नहीं चाहता? मीनाक्षी ने दांत भींचकर कहा, आखिर माही ने तुम्हें किस जादू से बांध लिया है? क्यों सिर्फ उसी को चाह रहे हो? नताशा ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगर तुम माही के साथ अड़े रहे तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। युवराज चुपचाप जिद्दी आंखों से उसे देखता रहा। आखिर मीनाक्षी ने आखिरी वार किया, क्या भूल गए कि माही ने ओबरॉय परिवार और नताशा से बदला लेने के लिए तुम्हें भी कैसे नुकसान पहुंचाया था? उसने तो तुम्हारा करियर तक डुबो दिया था। नोट, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। नताशा से शादी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात मानकर नताशा से शादी करनी ही होगी। मीनाक्षी अचानक मां जैसी नरमी दिखाते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही युवराज उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पछतावे की छाया थी। मैंने वही लड़की खो दी जिससे सच में प्यार करता था, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारी बातों पर भरोसा किया। वो गुस्से में बोला, तुमने कहा था कि नताशा ओबरॉय परिवार की सबसे छोटी और दुलारी बेटी है, उसे थोड़ा संभालना चाहिए। मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा था कि तुम्हें माही पसंद नहीं, तो मैंने उसे इस घर में लाने की हिम्मत नहीं की। छुपकर उससे मिलता रहा, लेकिन कभी रिश्ते को खुलेआम जाहिर नहीं किया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? गुस्से में उसने जमीन पर पड़ी बोतलों को ठोकर मारकर इधर उधर बिखेर दिया।
मैं जानता हूं मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूं, लेकिन हमेशा तुम्हें मां माना। और तुम मुझे बेटा समझती हो या फिर सिर्फ एक आज्ञाकारी कुत्ता? युवराज की आंखों में दर्द झलक रहा था। मैं तुम्हारे कहने पर सब कुछ कर लूंगा, लेकिन माही को छोड़ नहीं सकता। उसके दिल में टीस उठी। बचपन से जो लड़की उसे देखती आई थी, अगर वही अचानक उसे छोड़ जाए तो? ये ख्याल ही उसे तोड़ देता था। दरअसल उसने कभी स्वार्थवश ओबरॉय परिवार के साथ मिलकर माही को टारगेट किया था। वो चाहता था कि माही इंडस्ट्री छोड़ दे और सिर्फ उसी की होकर उसके पास लौट आए। वो नहीं चाहता था कि कोई और माही को देखे, उसकी चमक को सराहे। वो उसे पिंजरे में बंद अपने पास रखना चाहता था, लेकिन उसने माही की हिम्मत और उसकी लगन को बहुत कम आंका था। मीनाक्षी जानती थी कि उसका सौतेला बेटा जिद्दी है। एक बार जब उसने मन बना लिया तो उसे बदलना आसान नहीं। अपनी सालों की प्लानिंग याद कर उसे गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को काबू में किया। वो खुद पर पछतावे का मुखौटा लगाते हुए बोली, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत फिक्रमंद थी, इसलिए तेरी असली चाहत को नजरअंदाज कर दिया। माफ कर दे। पहले मुझे लगा तू बस जोश में आकर माही के पीछे भाग रहा है, लेकिन अब मैं वादा करती हूं, तेरे और माही के मामले में दखल नहीं दूंगी। बस इतना कहूंगी, नताशा सच में दिल की अच्छी लड़की है, उसे दोष मत देना। जो कुछ हुआ वो सब मेरी जिद की वजह से था, उसका कोई कसूर नहीं। उसकी मीठी मीठी बातों से युवराज का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। ये तुम्हारा या नताशा का दोष नहीं, गलती मेरी थी। मैं खुद संतुलन नहीं रख पाया। तुम अपने आप को दोष मत दो। शाम ढल चुकी थी। सुबह उसने अपनी सौतेली मां को विदा किया ही था कि रात को उसके पिता नैतिक मेहरा कमरे में आ पहुंचे। शराब पीने से कुछ हल नहीं निकलने वाला। नैतिक ने माथे पर शिकन डालते हुए बेटे की ओर देखा। थकाहारा और टूटा हुआ युवराज, बचपन से मैंने क्या सिखाया तुझे? तू अमीर घराने में पैदा हुआ, तेरी जिंदगी तो पहले दिन से ही खेल का हिस्सा है। जो कुछ भी सामने आया वो तेरी किस्मत है, उससे भाग नहीं सकता। नैतिक की बात सुनकर युवराज कड़वा हंस पड़ा। पापा, बचपन से आपने मुझे दादाजी के हवाले कर दिया, सिवाय उनके। और मां, वो मीनाक्षी की ओर इशारा कर रहा था। किसी ने मेरी परवाह नहीं की। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मुझे सिखाया? नैतिक समझ गया कि मां से उसका इशारा मीनाक्षी पर है। ये जानकर उसे संतोष हुआ कि उसकी प्रेमिका को बेटे की मान्यता मिली है। नैतिक शांत स्वर में बोला, मुझ पर उंगली मत उठाओ। ये पूरा मसला तुम्हारी अपनी गलती है। एक साथ मछली और भालू का पंजा नहीं मिल सकता। तुम मां की भी सुनना चाहते हो और माही को भी खोना नहीं चाहते। ये लोभ नहीं तो क्या है? युवराज ने ठंडी हंसी हंसते हुए पलटकर वार किया। तो फिर आपने ये बात क्यों नहीं सोची जब आपने मां से शादी की थी? नैतिक की आंखें गहरी हो गई। मैं तुमसे अलग हूं। मैंने कभी अपने मकसद के लिए उस इंसान को चोट नहीं पहुंचाई जिससे प्यार करता था। पिता की ये बात युवराज के दिल में तीर की तरह चुभी। उसकी आंखें फैल गई। तो फिर मैं क्या करूं? नैतिक ने, और चोट की अब पछताने से क्या होगा? तेरी पुरानी चालों ने सबके दिल मेरे तेरे लिए और भी नफरत भर दी है। युवराज ने कड़वाहट से कहा, अगर कोई और आसान रास्ता होता तो मैं ये सब करता ही क्यों? नैतिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो। उस वक्त उसका साथ देना यही सबसे बड़ी मदद है। फिर उसने नौकरों को कहा कि युवराज के लिए खाना तैयार करें। नैतिक जी जाने ही वाले था कि युवराज ने धीमी आवाज में पूछा, पापा, आप मुझे नताशा से शादी करने के लिए जोर तो नहीं देंगे? ये तुम्हारी मां का ख्याल है। मेरी बस यही उम्मीद है कि तुम अपनी सोच के हिसाब से जी सको। नैतिक जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस फ्रंट खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए कहा, भले ही तुम्हारा जन्म इस खेल में हुआ हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो पा सको जो तुम चाहते हो। शायद इसलिए कि उन्होंने अपने छोटे दिनों की झलक युवराज में देख ली थी। उनका ठंडा पड़ा दिल, जो बरसों के अनुभव से कठोर हो चुका था, पल भर के लिए नरम हो गया। धन्यवाद, युवराज ने धीमी आवाज में पिता को कहा, लेकिन अब वो अपने पिता को समझ नहीं पा रहा था। अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, युवराज को लगा कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी तैर गई थी, मगर ये उदासी किस बात की थी वो नहीं समझ पाया। दूसरी ओर कड़ी मेहनत और भागदौड़ के बाद आखिरकार माही का नया स्टूडियो पूरी तरह से तैयार हो गया। अगले ही दिन जब ये खबर कबीर खुराना को मिली तो वो अपनी टीम लेकर सुबह सुबह स्टूडियो पहुंच गया। असल में कबीर और उसकी टीम ने सोचा था कि वे माही को एक सरप्राइज देंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ और सेलिब्रिटीज भी गेट पर खड़े हैं।
वही सरप्राइज देने आए थे। डायरेक्टर कबीर, भीड़ में से सबसे सीनियर आर्टिस्ट अनिका, ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पहले जब सुना कि आपने कंपनी छोड़ी है तो थोड़ा अफसोस हुआ था, पर सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हम नए साथियों के तौर पर मिलेंगे। कबीर के मन में पहले से ही अनिका की अच्छी इमेज थी। अब जब उसे पता चला कि वो भी स्वराजली छोड़कर यहां आ चुकी है और उसकी साथी बन गई है, तो उसे भी सुकून मिला। अनिका जी, आप क्या कह रही हैं? हमें तो सब माही का आशीर्वाद मिला है, वरना आज भी अपने पुराने बॉस के दबाव में दबे रहते। गुड मॉर्निंग सबको। थोड़ी ही देर बाद माही खुद वहां पहुंची। उसने सभी के लिए वर्क डेस्क सेट करवाई, फिर अनिका को अलग ले जाकर धीरे से कहा, अनिका, मैं चाहती हूं आपकी पुरानी बात को इस्तेमाल करके करण ओबरॉय को परेशान करूं। पता नहीं आप। बात पूरी होने से पहले ही अनिका ने मुस्कुराते हुए रोक दिया। माही मैम, जो भी करना है साफ साफ कर दीजिए, मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगी। माही का दिल छू गया। अनिका, मुझे खुशी है कि आप मुझ पर इतना भरोसा करती है, लेकिन यह मामला आपके हित से जुड़ा है, इसलिए पूरा प्लान आपको बताना जरूरी है। फिर दोनों सोफे पर बैठ गई। माही का प्लान साफ था, कल सुबह वो खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अनिका का स्वागत करेगी। फिर अनिका को बस उस ट्वीट का रिप्लाई करना होगा। माही को अंदाजा था कि करण ओबरॉय ये खबर देखते ही अनिका के खिलाफ पुरानी बातें उछाल देगा, ताकि अनिका पर पुराने मालिक को धोखा देने का ठप्पा लग सके। मतलब मुझे और कुछ नहीं करना होगा, बस एक ट्वीट। अनिका ने फिर भी चिंता जताई। माही मुस्कुराई, हाँ, उसके बाद मैं दूसरा ट्वीट करूंगी, फिर आप बस उसे रीपोस्ट कर देना, बाकी माहौल अपने आप बन जाएगा। फिर हल्की सी शरारत से बोली, और देखना, करण को इतना झटका लगेगा कि उसे झूठे रिव्यूअर खरीदकर सफाई देनी पड़ेगी। इससे हमारी पब्लिसिटी फ्री में हो जाएगी। अनिका दंग रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी दूर तक सोचती है। जितना उनकी टीम सफाई देने में मशगूल होगी, उतना हमें फायदा होगा। माही ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात, हमें नकली रिव्यू खरीदने पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वही पैसे हम अपने स्टूडियो के लोगों की सैलरी और सुविधाएं बढ़ाने में लगाएंगे। अनिका हंस पड़ी। सोच रही हूं मेरे एक्स बॉस करण का चेहरा कैसा होगा गुस्से में। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर गई, जब पहली बार उसे मिस्ट्री का टैग दिया गया था। उसने सोचा था कि कंपनी सच सामने लाएगी। उसने सबूत भी दिए थे, लेकिन कंपनी ने उसे दबा दिया। अगर उसका पुराना मैनेजर सच्चाई न बताता, तो आज भी अनिका को यह न पता चलता कि असली मिस्ट्रीज तो वही थी जिसे करण ओबरॉय सालों से प्रोटेक्ट कर रहा था। अनिका, जिसने बरसों स्वराजली के लिए मेहनत की थी, लेकिन गहरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, आखिरकार निर्दयी तरीके से छोड़ दी गई। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टॉप 20 ट्रेंडिंग। जैसा कि माही ने सोचा था, वही हुआ। अगली ही सुबह स्वराजली की पब्लिक रिलेशन टीम ने एक बड़ी खबर फैलाई, अनिका का चरित्र संदिग्ध है। उसने दूसरों के रिश्ते तोड़े और अपने पुराने बॉस को भी धोखा दिया। लेकिन उनके थोड़ी ही देर बाद माही के पहले से पोस्ट किए हुए ट्वीट्स अचानक ट्रेंडिंग में ऊपर आ गए। स्वराजली की न्यूज और माही की पोस्ट दोनों एक साथ टॉप 20 ट्रेंडिंग में पहुंच गई। इस बीच करण ओबरॉय डायरेक्टर अखिल से रिपोर्ट ले ही रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट घबराया हुआ अंदर दौड़कर आया। मुसीबत हो गई। माही का ट्वीट अचानक ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर पहुंच गया है। करण का माथा दर्द से पक गया। फिर वही माही। उसने फोन उठाकर ट्रेंडिंग ट्वीट देखा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही था। वही कंटेंट जिसने उसका सिर दर्द बढ़ा दिया। वेलकम @अनिका @अक्षय अवस्थी @आंचल @अद्विक टू माई स्टूडियो। आगे के लिए शुभकामनाएं। जैसे ही करण की नजर पहले नाम अनिका डॉट पर पड़ी, उसका गुस्सा भड़क उठा। ये सब जानबूझकर किया गया है, बिल्कुल जानबूझकर। असल में करण की आदत थी कि हर बार वो कोई स्कैंडल लीक करने से पहले पीआर टीम से हल्का सा टॉपिक ट्वीट करवाता था। जैसे ही वो थोड़ा पॉपुलर होता, फिर मशहूर एंटरटेनमेंट ब्लॉगर से असली खबर पोस्ट करवाता। लेकिन इस बार जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, माही का ट्वीट ऊपर पहुंच गया और उसका पूरा प्लान गड़बड़ा गया। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। माही ने पहले से सब सोच रखा था। उसका असिस्टेंट डरते डरते बोला, बॉस, मुझे भी लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया है। अब आप आगे क्या करेंगे? असल में असिस्टेंट को भी गुस्सा आ रहा था कि माही बार बार स्वराजली को टारगेट कर रही है। लेकिन सच तो यह था कि इस बार माही ने चालाकी से करण की चाल भांप ली थी। करण ने गहरी सांस ली। बहुत अच्छा, आखिर है तो वो भी मेरी ही खून की औलाद।
असिस्टेंट ने मन ही मन सोचा, अभी कुछ दिन पहले तो आपने अपने तीसरे भाई को गधा कहा था, अब माही की बुद्धि पर अपना दावा ठोंक रहे हो। असलियत तो यह है कि उसका दिमाग ओबरॉय परिवार से कहीं ज्यादा तेज है। अगर कैंप अलग न होते तो शायद असिस्टेंट खुलकर माही की तारीफ करता। आखिर पहली बार किसी ने करण ओबरॉय को लगातार मात दी थी। डायरेक्टर अखिल ने धीरे से पूछा, बॉस, अब तो पुरानी प्लानिंग काम नहीं करेगी, क्या हमें रोक देना चाहिए? करण थोड़ी देर सोच में डूब गया, फिर बोला, नहीं, जारी रखो। उसे भरोसा था कि अनिका के पास जितने सबूत थे वो पहले ही स्वराजली ने हथिया लिए हैं। उसे यकीन था कि बिना सबूत के माही अनिका को क्लीन चिट नहीं दिला पाएगी। अगर अनिका की बदनामी इस बार सच में धुल गई तो इसका मतलब होगा कि करण के हाथ से उसके 2 पैसे कमाने वाले पेड़ उखड़ जाएंगे। करण की नजरें तेज हो गई। डायरेक्टर अखिल, मैं ये नहीं देखना चाहता कि अनिका को वापसी का जरा भी मौका मिले। अखिल का दिल धक से रह गया। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने तुरंत काउंटर अटैक की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी ओर माही का ट्वीट जैसे ही बाहर आया, नेटिजन्स ने उसे धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया। वैसे भी लोग जानते थे कि वो नया स्टूडियो खोल रही है और उसके बॉस बनने को लेकर लोग काफी उत्साहित थे। अब जब सबने देखा कि माही ने किन किन आर्टिस्ट को साइन किया है तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, ठीक है, ये तो समझ आता है कि नए स्टूडियो के पास बहुत फंड नहीं होंगे, इसलिए बड़े नाम नहीं मिल पाए। लेकिन फिर सबकी नजर अनिका और अक्षय अवस्थी पर गई। ये कैसे हुआ? ये दोनों तो पहले ए लिस्ट स्टार्स थे, माही इन्हें कैसे ले आई? लोगों को अक्षय पर इतना शक नहीं हुआ क्योंकि उसके बस लोई क्यू की चर्चा थी, लेकिन अनिका की बात अलग थी। सबको लगता था कि अनिका का नाम कभी साफ नहीं हो पाएगा। कई नेटिजन्स ने सवाल उठाए, क्या माही चाहती है कि अनिका एंटीफैन क्वीन वाली राह चुने? क्या किसी ने नोटिस किया कि माही के स्टूडियो में शामिल हुए नए आर्टिस्ट पहले स्वराजली एंटरटेनमेंट के द्वारा दबाए गए थे? मुझे तो लग रहा है कि इस बार माही सीधा स्वराजली को टक्कर देने वाली है। बिल्कुल सही, हमारी माही को पहले कितनी बार टारगेट किया गया, अब वो चुप थोड़े बैठी रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि स्वराजली एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी कंपनी है। माही की अभी इतनी ताकत कहा कि वो उनसे भिड़ सके? माही के ट्वीट्स ने इंटरनेट पर जोरदार चर्चा छेड़ दी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि माही असल में सोच क्या रही है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि शायद वो पागल हो गई है। कंप्यूटर स्क्रीन पर कमेंट्स पढ़ते हुए माही खुद से बुदबुदाई, तो सबको लगता है कि मेरा स्वराजली से टकराना गलती है। माही पास बैठी मिशा, जो खास तौर पर स्टूडियो के ओपनिंग पर उसे बधाई देने आई थी, ये सब पढ़कर थोड़ी चिंतित हो गई। माही हल्की सी मुस्कुराई, मैं ठीक हूं। सबका परेशान होना गलत नहीं है, बल्कि अगर सब मुझ पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते तब तो अजीब लगता। असल में माही के मुकाबले अनिका पर सबकी नजरें ज्यादा टिकी हुई थी। उसकी पोस्ट पर भयंकर नफरत भरे कमेंट्स बरस रहे थे। अगर माही ने पहले से अनिका को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह न दी होती तो शायद वो और टूट जाती। तभी मिशा ने माहौल बदलने की कोशिश की, सुना है रुद्राक्ष भी तुम्हारे पास आने की सोच रहा है, क्या मैं भी आ सकती हूं? माही ने उसे समझते हुए देखा। वो जानती थी मिशा का इरादा नेक है, लेकिन सच ये था कि इस वक्त वो उसे कुछ दे ही नहीं सकती थी। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। पहले स्टूडियो को अनिका और बाकी आर्टिस्ट की बदनामी मिटानी होगी, तब तक मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगी। लेकिन माही ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे ही सब संभल जाएगा मैं खुद तुम्हें अपनी टीम में लाऊंगी। मिशा उसकी गंभीर नजर देखकर मुस्कुरा दी, ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी। मिशा के जाने के बाद माही सीधे कबीर खुराना की टीम के ऑफिस पहुंची ताकि हालात का जायजा ले सके। कबीर ने तुरंत रिपोर्ट दी, अब अनिका इंडस्ट्री छोड़ो ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। इसके नीचे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं। मनोरंजन जगत में सबको साफ दिख रहा था कि ये काम स्वराजली एंटरटेनमेंट की पीआर टीम का है। माही ने गंभीर स्वर में कहा, डायरेक्टर कबीर, ध्यान रहे, ये खबर बिना किसी शक-शुबह के स्वराजली तक लीक होनी चाहिए। ऐसा लगे जैसे हमारी ही टीम से लीक हुई है। कबीर थोड़े हैरान तो हुए, पर सवाल नहीं किया। थोड़ी ही देर में स्वराजली एंटरटेनमेंट तक ये खबर पहुंच गई। करण ओबेरॉय को जैसे ही ये जानकारी मिली, उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि ये खबर उसे उसके पुराने बिजनेस पार्टनर से मिली थी।
इसलिए उसने बिना शक किए तुरंत डायरेक्टर अखिल को ऑर्डर दिया कि इसे और फैलाया जाए। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार माही चौंक जाएगी, लेकिन उसे क्या पता, ये तो वही फंदा था जो माही ने उसके लिए पहले से बिछा रखा था। जैसे ही स्वराजली एंटरटेनमेंट की तरफ से खबरें बाहर आई, माही ने पहले से तैयार किए हुए ट्वीट्स पब्लिश कर दिए और नतीजा ये हुआ कि माही और ब्लॉगर दोनों की पोस्ट्स लगभग एक साथ नेटिजन्स के सामने आई। माही का ट्वीट सीधा और साफ था, धन्यवाद डायरेक्टर ललित, अनिका को मौका देने के लिए। शुभ सहयोग @ब्राइट स्टार टीवी स्टेशन डायरेक्टर ललित। जहां ब्लॉगर की पोस्ट धुंधली और उलझी हुई थी, वहीं माही का ट्वीट साफ साफ सच बयान कर रहा था। सबको तुरंत समझ आ गया कि कोई माही पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा था, ताकि कहा जा सके कि वो अपने आर्टिस्ट के लिए चोरी छुपे सेटिंग कर रही है। लेकिन माही की चाल इतनी तेज थी कि स्वराजली की पूरी पीआर टीम गुस्से से तिलमिला उठी। अभी उन्होंने खबर फैलाना शुरू ही किया था कि माही ने पलटवार कर दिया। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। सगी बहन, ये जानकारी हमें तुम्हारी ही किसी पुरानी कंपनी से मिली थी ना? फिर ऐसा कैसे हो गया? अपनी सगी बहन माही द्वारा फिर से बेवकूफ बनाए जाने पर करण ओबेरॉय गुस्से से पागल हो उठा और मेज पर रखा कीमती फूलदान तोड़ डाला। पास खड़े असिस्टेंट ने टूटा हुआ फूलदान देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उसका दाम तो उसकी कई सालों की सैलरी से भी ज्यादा था। उसका दिल सचमुच चूर चूर हो गया। काफी देर बाद करण ने खुद को संभाला। माही, वाकई अब छोड़ो, इस मामले को डायरेक्टर ललित को संभालने दो। हमें उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देना है। अब तक स्वराजली एंटरटेनमेंट ने जो भी माही के खिलाफ उजागर किया था, सब बेकार साबित हुआ। काश वो माही के प्रति थोड़ी और चौकन्ना रहता तो पीआर डिपार्टमेंट को कंपनी की सफाई देने में इतनी मेहनत न करनी पड़ती। उसी समय विदेश से बिजनेस ट्रिप से लौटे चौथे बेटा कार्तिक ने ऑफिस में कदम रखा। अंदर आते ही उसने जमीन पर टूटे पड़े एंटीक फूलदान देखे। भैया, ये क्या हाल बना रखा है? इतनी कीमती चीज क्यों तोड़ी? करण ने चश्मा उतारा और थके हुए अंदाज में कहा, सब उस माही की वजह से। अब तो वो हद पार कर रही है। भाई बहन का रिश्ता भुलाकर उसने मेरे लिए जाल बिछा दिया। कार्तिक उलझन में था, उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हें यूं ही क्यों निशाना बनाएगी? करण ने लंबी सांस लेकर फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। कार्तिक ने सारी पोस्ट पढ़ी और कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से बोला, भैया, आपको तो पहले से पता था कि माही स्टूडियो खोलकर आपके खिलाफ जाएगी। फिर आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और जब पता था कि वो स्वराजली को टारगेट कर रही है, तो आपने कंपनी से आर्टिस्ट को इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? करण झल्लाकर बोला, क्या तुम्हें लगता है मुझे रोकने की इच्छा नहीं थी? लेकिन ये सब हमारे बड़े भाई की वजह से हुआ। वो लगातार माही का साथ देता रहा। अगर मैंने आर्टिस्ट को रोका होता तो वो शेयर होल्डर्स और स्वराजली को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर देता। उसने तड़पते हुए कहा, इतनी मेहनत से स्वराजली का सीईओ बना हूं, क्या मैं इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा? करण की बातों में दम तो था, लेकिन हकीकत यह थी कि इस समय स्वराजली डॉट के सबसे फायदे वाले आर्टिस्ट वही थे जो अनिका के एक्स बॉयफ्रेंड और उस स्कैंडल वाले रिश्ते से जुड़े थे। अगर माही ने इस बार अनिका का नाम साफ कर दिया तो स्वराजली को बहुत बड़ा नुकसान होना तय था। कार्तिक भले ही कंपनी से सीधा जुड़ा ना हो, लेकिन उसे भी अपनी बहन माही द्वारा करण के खिलाफ चाले चलते देख अच्छा नहीं लग रहा था। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चिंता मत करो मेरे भाई, मैंने अपने लोगों को सतर्क कर दिया है। चाहे माही कितनी भी तैयार क्यों न हो, उसे इस बार बड़ा फायदा नहीं होगा। करण के आत्मविश्वास को देखकर कार्तिक चुप हो गया। उसे लगा, अभी ताना कसने से अच्छा है चुप रहना। तभी करण का फोन बजा। कॉल करने वाला था रणवीर ओबेरॉय डॉट। जैसे ही करण ने कॉल उठाई, रणवीर की तेज आवाज गूंजी, भैया, आपने माही को अनिका को अपने स्टूडियो में लेने क्यों दिया? आपको पता है ना अनिका पर कितना निगेटिव न्यूज है। माही का स्टूडियो अभी शुरू ही हुआ है, वो अनिका का नाम कैसे साफ करेगी? क्या आप अपनी बहन को अनिका की वजह से डूबते नहीं देख रहे? रणवीर की तेज आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। करण और कार्तिक दोनों एक साथ चुप हो गए। करण अपने तीसरे भाई की बातें सुनकर और भड़क गया, जबकि कार्तिक उसके चेहरे पर चढ़ता गुस्सा देखकर डर गया। कार्तिक ने मन ही मन रणवीर के लिए मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी। भगवान,
बचा लेना इस बार। फोन पर आई खामोशी से रणवीर बेचैन हो गया। भैया, कुछ तो बोलिए। आप चुप रहकर नहीं देख सकते कि माही बर्बाद हो जाए। चाहे वो आपकी बात न माने, फिर भी वो आपकी सगी बहन है। आप उसे यूं ही कैसे अनदेखा कर सकते हैं? करण आखिरकार फट पड़ा। रणवीर, उसने फोन में जोर से दहाड़ा। माही ही है जिसने मुझे उकसाया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सगा भाई उसकी चाल में फंस जाए? कार्तिक ने करण ओबेरॉय की तेज सांसें देखी और तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाला। उसे डर था कि रणवीर की बातों से कहीं पापा की तबीयत बिगड़ न जाए। करण को शांत करने के लिए कार्तिक ने उनके सीने पर हल्के हाथ रखे और फोन में बोला, रणवीर, मत भूलो कि माही ने तो पहले ही हमारे ओबेरॉय परिवार से नाता तोड़ दिया है। हाँ, उसके खून में अब भी ओबेरॉय का खून बहता है, लेकिन वो हमें अपना परिवार मानती ही नहीं। इस बार तो उसने अनिका का नाम लेकर जाल बिछाया और जानबूझकर दूसरे भाई को उसमें फंसाया। उसे इस रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर फोन पर चुप खड़े रणवीर सन्न रह गए। उन्होंने अविश्वास में बुदबुदाया, ये असंभव है। माही ने ही तो मुझे शूटिंग के सेट पर चोट लगने पर इन्फर्मरी पहुंचाया था। कार्तिक गुस्से से लगभग निरुत्तर हो गया। ये कब हुआ था? और रणवीर को अब तक वही याद क्यों है? उसने गहरी सांस लेकर कहा, रणवीर, ये भी तो हो सकता है कि माही ने मजबूरी में तुम्हें वहां पहुंचाया हो। कहीं तुम वही मर न जाओ इस डर से। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रणवीर ने गुस्से से कहकर फोन काट दिया ताकि कार्तिक और कुछ न बोले। उधर नताशा, जो रणवीर से बात करने आई थी, उसने दरवाजे के बाहर खड़े खड़े पूरी बातचीत सुन ली। उसके लिए यह झटका था। रणवीर अब माही के बारे में सोचने भी लगा है। उसके मन में तुरंत डर बैठ गया। अगर ओबेरॉय परिवार के लोग माही के लिए उसे डांटने लगे, अगर माही उसके सामने विजेता की तरह खड़ी हो गई तो? ये सोचकर उसकी रूह कांप उठी। डरी सुमी नताशा बिना सोचे रणवीर के कमरे में घुस आई। नताशा, ये क्या कर रही हो तुम? रणवीर चौंक कर खड़ा हो गया। ये कहते ही वो थम गया। नताशा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा। रणवीर, भाई, आपने मुझे अभी क्या कहा? कुछ नहीं। रणवीर अचानक अपराधी सा नजरें चुराने लगा। नताशा जी, आप बिना दरवाजा खटखटाए अचानक अंदर क्यों आई? आप तो मुझे डरा ही देती। नताशा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसी पर जोर देकर बोली, तुमने मुझे क्या कहा अभी? उसकी आंखों की तेजी के सामने रणवीर ने घबराकर गला सूखा लिया। मैंने तुम्हें नताशा कहा। बस नताशा, झूठ बोल रहे हो। नताशा ने तुरंत पकड़ लिया। तुमने मुझे नताशा जी कहा। अपने ही बहन को इतने अजनबीपन से क्यों बुलाया? क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो उस पुराने मामले के लिए? इस बार रणवीर के दिल में कोई दया नहीं उठी, बल्कि न जाने क्यों उसे उससे थोड़ी घिन सी महसूस हुई। रणवीर भाई, नताशा ने उसे दोबारा पुकारा। उसकी आवाज सुनकर रणवीर चौंक कर होश में आया और तुरंत अपनी नफरत भरी भावना को झटक दिया। नहीं, तुम तो परिवार की सबसे प्यारी बेटी हो। बड़े भाई को क्यों गुस्सा होगा तुमसे? नताशा ने बहुत बारीकी से नोटिस किया कि रणवीर का लहजा बदल चुका है। पहले वो उसे मनाने के लिए मेरी सबसे प्यारी बहन कहता था, अब बस परिवार की बेटी। उसकी आंखें रणवीर की आंखों में झांकी। वो उसकी नजरों से बच रहा था। झूठ साफ झलक रहा था। गुस्से से उसका मन भर आया, लेकिन उसने अपनी साजिश याद की और खुद को संभाल लिया। नकली मासूमियत ओढ़कर नताशा ने उसकी बाह पकड़ ली और मीठी आवाज में बोली, मुझे पता था तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। सारी गलती मेरी थी। मुझे पहले ही तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। रणवीर ने देखा कि वो उससे चिपकी जा रही है तो झिझक कर हटने की कोशिश की, लेकिन नताशा पहले से उसकी हरकत भाप चुकी थी और भी पास सट गई। रणवीर ने उसकी बाह छुड़ाने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। मजबूर होकर उसने बात बदल दी, नताशा, शायद लंच तैयार हो चुका है। चलो डाइनिंग हॉल चलते हैं, वरना बड़े भैया और माँ पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए। सिफारिश: रणवीर की बातों से उठे गुस्से को करण अभी पूरी तरह उतार भी नहीं पाया था कि सामने रखे कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टर ललित का माही के ट्वीट को जवाब दिखाई दिया। मुझे @अनिका के साथ काम करके बहुत खुशी हुई। शुक्रिया @माही, तुम्हारी सिफारिश के लिए।
ये पढ़ते ही करण का मूड और बिगड़ गया। सीने में अटका हुआ गुस्सा अब और भी भारी हो गया। कार्तिक घबरा गया कि कहीं भाई को सांस लेने में तकलीफ न हो जाए, इसलिए उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसका हाथ रोक लिया। मैं ठीक हूं। बस उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर ललित माही को इतना मान देंगे। करण बुदबुदाया। आखिर उसने किया ही क्या है? पिछली बार तो उसने बस उसकी बहन की मदद की थी और बदले में वैरायटी शो का स्लॉट बचा लिया। वो तो एहसान का बदला चुका दिया था, फिर अब भी उसकी मदद क्यों? क्या उसे ओबेरॉय परिवार से दुश्मनी लेने का डर नहीं है? करण की सोच से अलग कार्तिक हालात को ज्यादा साफ देख पा रहा था। भाई, माही ने अब ऑनलाइन अच्छी खासी इज्जत कमा ली है। उस वैरायटी शो के बाद उसकी काबिलियत को भी लोग मानने लगे हैं। डायरेक्टर ललित का उसे मान देना कोई अचरज की बात नहीं है। उसने गहरी नजर से करण को देखा और कहा, भाई, आप माही को पहले जैसी मत समझिए, वो बदल चुकी है। करण ने कुछ देर चुप रहकर कार्तिक की तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। तुम सही कहते हो, मैं ज्यादा ही सोच रहा था। मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूं, पर तुम जो दिन रात सिर्फ फिल्म और टीवी की दुनिया में रहते हो, असली हालात मुझसे साफ समझ जाते हो। फिर अचानक हंस पड़ा। सच ही कहा है, जो बीच में होता है वो उलझ जाता है, और जो बाहर होता है वही ज्यादा साफ देख पाता है। कार्तिक, शुक्रिया आज मुझे समझाने के लिए। करण का गुस्सा कुछ हल्का देख कार्तिक को भी राहत मिली। भाई, आप मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। बस इस बार माही की हरकत सच में चुभने वाली थी, इसलिए आप परेशान हो गए, वरना आप बिना मेरे भी जल्दी संभल जाते। करण मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। इधर स्वराजली प्रोडक्शन के डायरेक्टर अखिल ने अपनी पीआर टीम को सोशल मीडिया पर मोर्चा खोलने का आदेश दे दिया था। इस बार उन्होंने केवल अनिका पर नहीं, बल्कि माही पर भी हमला करने की तैयारी की। पोस्ट्स और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। क्या माही को नहीं पता कि अनिका एक बदनाम आर्टिस्ट है? फिर भी उसने उसे अपने स्टूडियो में साइन करने की सोची। या फिर माही भी अनिका जैसी ही है? मुझे अब समझ आया कि युवराज माही का बॉयफ्रेंड नताशा की तरफ क्यों झुका रहता था। उसने तो पहले ही माही का असली चेहरा देख लिया था। एक बदनाम आर्टिस्ट को साइन करना पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लड़ाई करने जैसा है। क्या अधिकारी चुप बैठे रहेंगे और ऐसे आर्टिस्टों को यूं ही छोड़ देंगे? जो इंसान बदनाम आर्टिस्ट का नाम साफ करने की कोशिश करे, उसे भी उसी के साथ इंडस्ट्री से बाहर कर देना चाहिए। पीआर टीम के लिखे हुए ये कमेंट्स पहले के ऊटपटांग ट्रोल से कहीं बेहतर और सधे हुए थे। बहुत से नेटिजन्स इनसे प्रभावित हो गए, खासकर अनिका के पुराने बॉयफ्रेंड के फैन और उसकी दूसरी औरत वाली इमेज से नफरत करने वाले लोग अब माही को भी निशाना बनाने लगे। लेकिन वहीं अनिका के कुछ फैंस को जब पता चला कि माही उसे मदद कर रही है, तो उनकी राय बदलने लगी। उन्हें लगा कि शायद अनिका को गलत समझा गया है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग अनिका को निर्दोष मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर 2 हैशटैग ट्रेंड करने लगे। माही ने बदनाम आर्टिस्ट को साइन किया और माही और अनिका इंडस्ट्री से बाहर जाओ। असल में ये मुद्दे इतने बड़े भी नहीं थे कि ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले दूसरे नंबर पर आ जाते, लेकिन सब जानते थे कि इंडस्ट्री में पैसा बोलता है। इसलिए माही को मुश्किल में डालने के लिए करण ओबेरॉय ने भारी रकम लगाकर इन ट्रेंड्स को ऊपर चढ़वाया। जैसे जैसे ये मामला सोशल मीडिया पर फैलता गया, ढेर सारे नेटिजन्स ने मांग की कि माही खुद सामने आकर सफाई दे। पहले तो सबको यकीन था कि माही कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट उसने सचमुच ट्वीट किया, हम लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं। आप सब इंटरनेट की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं और अनिका मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। थोड़ा सब्र रखिए, हम सबको सच जरूर बताएंगे। जैसे ही ये ट्वीट आया, स्टूडियो के आर्टिस्ट ने इसे रीट्वीट किया। अनिका तो थी ही, रुद्राक्ष, मिशा और दीप्तांश ने भी इसे शेयर किया। नेटिजन्स हैरान रह गए। उन्हें लगा माही इतनी बड़ी दिल से भरी हुई सफाई देगी। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। कई लोग अपने ही फैसले पर शक करने लगे। क्या वाकई माही सच कह रही है? क्या अनिका की सच्चाई इंटरनेट वाली नहीं है? जैसा करोगे वैसा भरोगे? करण ओबेरॉय ने माही का ट्वीट पढ़कर ठहाका लगाया। मुझे पहले से अंदाजा था। माही फिर वही पुराने टोटके
और अजीब तरीकों से अनिका को बचाना चाहती है। कार्तिक समझ नहीं पाया कि करण अचानक हंस क्यों रहा है। भाई, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या कोई तोड़ निकाल लिया? करण मुस्कुराया। हाँ, उसकी चाल तो मैंने पहले ही भांप ली थी। अब मेरे पास उसका जवाब है। कार्तिक ने भाई को गौर से देखा। उसे मालूम था कि करण बहुत होशियार है, लेकिन उसके भीतर एक कमी भी है, डॉट घमंड। लेकिन भाई, मुझे लगता है यह मामला इतना आसान नहीं है। कहीं यह माही का जाल तो नहीं? कार्तिक थोड़ा चिंतित हो गया। माही जैसी सोचने समझने वाली लड़की सीधा ऐसा घुमावदार ट्वीट क्यों करेगी? जरूर उसके पास कोई बैकअप प्लान होगा। कार्तिक भले ही स्क्रीन राइटर है, लेकिन सालों की पढ़ाई और लोगों की मानसिकता को समझने की आदत ने उसे लोगों की चाल समझने में काफी माहिर बना दिया था। करण ने भौहें चढ़ाई। वो मानता था कि चौथे भाई की बातें सही लगती है, मगर वो अपनी समझ पर ही भरोसा करता है। कार्तिक, ज्यादा चिंता मत करो। माही पहले भी ये चाल चल चुकी है। अब वही चाल दोबारा चलने का कोई फायदा नहीं। इस बार मैंने सब सोचा हुआ है। अगर हालात उसकी सोच के हिसाब से आगे बढ़े तो ये उसके लिए पलटवार का बेहतरीन मौका होगा। कार्तिक ने झिझकते हुए सिर हिलाया। ठीक है भाई, तो मैं पहले से आपको बधाई देता हूं। बस इस बार आपकी चाल कामयाब हो। वो मन ही मन सोच रहा था, डॉट अगर ये प्लान भी फेल हो गया तो शायद स्वराजली एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डर्स करण को सीईओ की कुर्सी से हटाने की मांग कर देंगे। करण हमेशा बड़े भाई की छाया में रहा था। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उसने पुराने सीईओ को हराया और खुद स्वराजली का सीईओ बना। लेकिन अब कुछ ही सालों में उसका पद डगमगाने लगा था। नताशा भी अब स्वराजली की आर्टिस्ट थी। करण उसे अच्छी खासी सुविधाएं और प्रोजेक्ट्स दिला सकता था, लेकिन अगर करण सीईओ की कुर्सी से हटा तो नताशा का करियर भी मुश्किलों में पड़ जाएगा। ये कार्तिक नहीं चाहता था। कार्तिक ही अकेला नहीं था जो करण की हार नहीं देखना चाहता था। ओबेरॉय कंपनी की बिल्डिंग में बैठे विक्रम जी, पिता, भी यही चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा हार न माने। वो टैबलेट पर नजर डाल रहे थे जो उनके बड़े बेटे ने उन्हें दिया था। यही पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी बरसों से बिछड़ी बेटी माही बार बार उनके होनहार बेटे करण को मात दे रही है। ये उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। पापा, हालात देखकर आप क्या सोच रहे हैं? आदित्य ने विक्रम जी से पूछा। विक्रम जी ने नजरें उठाकर हल्की मुस्कान दी। ज्यादा कुछ नहीं। हथेली का आगे और पीछे डॉट दोनों ही मांस है। बस देखना है कि बड़ा बेटा करण मजबूत निकलता है या छोटी बेटी माही। उनके इस जवाब पर आदित्य ने संतोष से मुस्कुराया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हथेली और हाथ की पीठ दोनों ही बराबर है। अगर किसी एक का साथ देंगे तो दूसरा नाराज होगा। इसलिए सबसे सही यही है कि किसी का भी पक्ष न लिया जाए। नोट: कमेंट नहीं रुकने चाहिए।